नमस्कार, आप देख रहे हैं NY24 हिंदी चैनल। बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अहम और बड़ी खबरों की तरफ। सबसे पहली और अहम खबर की तरफ चलते हैं। पहलगाम अटैक के वक्त इंडोनेशिया ने ऐसा क्या किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की उनकी तारीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और इंडोनेशिया आतंकवाद के खिलाफ हमेशा से एकजुट रहे हैं। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के दौरान भारत के समर्थन में मजबूती से खड़े रहने पर इंडोनेशिया का आभार जताया और कहा कि दोनों देश ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से काउंटर टेररिज्म पर मिलकर काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद इंडोनेशिया ने सबसे पहले इसकी कड़ी निंदा की थी। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और इंडोनेशिया के विदेश मंत्रालय ने इस हमले पर लास्ट आतंकवाद बताते हुए स्पष्ट किया था कि इस्लाम आतंकवाद की शिक्षा नहीं देता और किसी भी तरह का आतंक कभी स्वीकार्य नहीं हो सकता। गौर करने वाली बात यह है कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी, जिसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच पे 4 दिन तक सैन्य तनाव रहा था और 10 मई को युद्ध विराम हुआ था। इसी बीच भारत और इंडोनेशिया के बीच कई अहम समझौते भी हुए। आईआईएम को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने किया बड़ा ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की मौजूदगी में भारत और इंडोनेशिया ने स्वास्थ्य, शिक्षा समेत कई क्षेत्रों में अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि इंडोनेशिया में आईआईएम बेंगलोर का पहला विदेशी परिसर स्थापित किया जाएगा, जिससे पूरे आसियान क्षेत्र के छात्रों को लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में दोनों देशों ने दवाइयों के नियमन, मेडिकल उत्पादों तक पहुंच, स्वास्थ्य पेशेवरों के परीक्षण को लेकर समझौते किए। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे इंडोनेशिया के लोगों को भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और किफायती दवाइयां आसानी से उपलब्ध होंगी। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग भी मजबूत होगा। इसके अलावा रक्षा, समुद्री सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे अन्य क्षेत्रों पर भी समझौते हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का यह दौरा 3 देशों की यात्रा का पहला चरण है। इसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर जाएंगे। बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। अनिल मिश्रा, चंपत राय के हटने से राम मंदिर ट्रस्ट में क्या बदलेगा? एसआईटी जांच में किस पर क्या खुलासे हुए? राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए। वहीं गोपाल राय को भी ट्रस्ट से हटा दिया गया है। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया गया है और मंदिर प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाए रखने के लिए सीईओ नियुक्त करने का फैसला लिया गया है। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में दान गणना प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं का जिक्र किया गया। रिपोर्ट के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में कर्मचारियों द्वारा कई बार चढ़ावे की कथित चोरी, निगरानी की कमी दिखाई दी है। जांच में सुरक्षा नियमों में ढील, निगरानी की कमी, रामशंकर उर्फ टीनू याल समेत कई लोगों की भूमिका सामने आई है और उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। ट्रस्ट ने अब दान व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी बनाने के लिए नई समितियां गठन करने, प्रशासनिक सुधार लागू करने का निर्णय लिया है। मामले की अंतिम एसआईटी रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई पर चर्चा के लिए ट्रस्ट की अगली बैठक 22 जुलाई को होगी। अब बात करते हैं दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज की। सतलुज के किस हिस्से पर आपत्ति, फैसला कौन ले रहा है, ये सब बातें उठ रही हैं और राइटर नीरेन भट्ट के तीखे सवाल सामने आ रहे हैं। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को लेकर जी5 से हटाए जाने के बाद विवाद और गहरा होता नजर आ रहा है। फिल्म के सह लेखक नीरेन भट्ट ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें अब तक ये नहीं बताया गया कि फिल्म के किस हिस्से पर आपत्ति है और आखिर यह फैसला किस आधार पर लिया गया। उनका कहना है कि यदि कोई समस्या थी तो फिल्म निर्माताओं के साथ खुलकर बातचीत होनी चाहिए थी। नरेन भट्ट ने कहा कि अगर द कश्मीर फाइल्स और द केरल स्टोरी जैसी संवेदनशील विषयों पर बनी फिल्में रिलीज हो सकती हैं तो सतलुज को क्यों रोका जा रहा है? उनके मुताबिक यह फिल्म मानव अधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के संघर्ष पर आधारित एक मानवीय कहानी है। इसमें ऐसा कुछ भी गलत नहीं है या कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है जिसे आपत्तिजनक आप कह सके। उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म को हटाने से दर्शकों को जिज्ञासा उनकी और ज्यादा बढ़ जाएगी तथा लोग इसे देखने के लिए दूसरे रास्ते तलाश करेंगे। पहले फिल्म का नाम पंजाब 95 था। आपको बता दें कि लंबे समय तक सेंसर प्रक्रिया में ये अटकी रही। अब इसका नाम बदलकर सतलुज कर दिया गया है और जी5 पर रिलीज होने के महज 2 दिन के बाद ही इसे भारत में रिलीज करने के लिए हटा दिया गया प्लेटफॉर्म से। प्लेटफॉर्म ने केवल मौजूदा परिस्थितियों का हवाला देते हुए कहा कि जबकि यह फैसला पीछे की विस्तृत वजह अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है।
अब बात करते हैं बिहार की। बिहार एनडीए में क्या होने वाला है? मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुलाई है बड़ी बैठक। 10 जुलाई को मेगा मीटिंग में नीतीश कुमार भी रहेंगे। बिहार में सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 10 जुलाई को पटना में एनडीए की एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एनडीए के सभी घटक दलों के प्रदेश और जिला अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार के मंत्री शामिल रहेंगे। बैठक में सरकार के कामकाज की समीक्षा, जमीनी फीडबैक और आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा होगी। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने बताया कि बैठक में राज्य सरकार की विकास योजनाएं, जल कल्याणकारी कार्यों और गठबंधन के भीतर बेहतर समन्वय पर विशेष जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जिला अध्यक्षों से सीधे संवाद करके ये जानेंगे कि सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक कितना पहुंच रहा है और किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार यह बैठक केवल संगठनात्मक समीक्षा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आगामी चुनावों की तैयारियों और एनडीए की रणनीति को मजबूत करने की दिशा में अहम मानी जा रही है। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की संयुक्त मौजूदगी को गठबंधन की एकजुटता के बड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां सीएम योगी का विपक्ष पर करारा हमला। बोले, वक्त के नाम पर क्यों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का मुंह बंद हो जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर सनातन आस्था का अपमान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जो दल पहले भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे और अयोध्या मुद्दे पर अलग रुख अपनाते थे, उन्हें अब राम पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। सीएम ने कहा कि राम जन्मभूमि से जुड़े मामले में एसआईटी निष्पक्ष जांच कर रही है और दोषियों पर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने वक्फ संपत्तियों, कावड़ यात्रा और धार्मिक आस्था के मुद्दे पर भी विपक्ष को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इन मामलों पर चुप रहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले की सरकारों में राम भक्तों पर गोली चलवाई गई थी, जबकि उनकी सरकार सभी धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करती है। सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन सरकार के तहत प्रदेश में तेजी से विकास हो रहा है और बिना भेदभाव के गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने मुफ्त राशन, आयुष्मान भारत, वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं, मुख्यमंत्री राहत कोष का जिक्र करते हुए कहा कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था, विकास और जन कल्याण को प्राथमिकता दी जा रही है। अब बात करते हैं शेयर बाजार की। आखिरी मिनटों में बिगड़ गया बाजार का मूड। सेंसेक्स निफ्टी में आई जोरदार गिरावट। टाटा ग्रुप की कंपनी का शेयर 12% तक टूट गया। भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को आखिरी आधे घंटे में तेज बिकवाली देखने को मिली है, जिससे दिन भर की बढ़त गंवानी पड़ी। बीएसई सेंसेक्स 220 अंक से अधिक टूटकर 78,180.72 पर और एनएसई निफ्टी 72 अंक गिरकर 24,398.70 पर बंद हुआ। भारत में अधिकांश सेक्टरों में दबाव रहा, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी कमजोरी दर्ज की गई। मेटल, रियल्टी, फार्मा, मीडिया और एनर्जी सेक्टर के शेयरों में बिकवाली रही, जबकि आईटी सेक्टर में मजबूती दिखी। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, HCL टेक जैसे शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है, जिससे निफ्टी आईटी इंडेक्स बढ़त की ओर बंद हुआ है। टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी ट्रेंट के शेयर करीब 12% तक गिरावट में रहे। पहली तिमाही के कमजोर कारोबार के आंकड़ों से निवेशकों की उम्मीदें टूट गई हैं। इससे कंपनी के शेयर में भारी बिकवाली हुई है। मार्केट कैप में लगभग 17,700 करोड़ रुपए की कमी दर्ज की गई। अब बात करते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान की। पाकिस्तान में आतंकी हमला हुआ है, जहां 9 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है, 5 लापता बताए जा रहे हैं। बलूचिस्तान में हुई वारदात के बाद हालात कैसे हैं, जानते हैं इस बुलेटिन में। पाकिस्तान के अशांत दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में मंगलवार को एक बांध परियोजना के चेक पोस्ट पर हमला हुआ। अधिकारियों ने बताया कि बंदूकधारियों ने 9 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी है और कई अन्य लापता बताए जा रहे हैं। एक वरिष्ठ जिला अधिकारी अब्दुल ने बताया कि मंगी बाग परियोजना की रखवाली कर रहे एक चेक पोस्ट पर हमले के बाद 9 पुलिसकर्मी मारे गए हैं और कई लापता हुए हैं। प्रांतीय सरकार के एक प्रवक्ता ने इस संख्या की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि कई पुलिस थानों के वरिष्ठ अधिकारी मृतकों में शामिल हैं। उन्होंने इस हमले के लिए इस्लामी आतंकवादियों को जिम्मेवार ठहराया है। बलूचिस्तान की सरकार के प्रवक्ता शाहिद ने बयान में कहा कि अर्ध सैनिक बल, पुलिस, आतंकवाद विरोधी कर्मियों ने आतंकवादियों के खिलाफ संयुक्त अभियान सफलतापूर्वक चलाए हैं। पाकिस्तान वर्षों से बलूचिस्तान में अलगाववादी विरोध से जूझ रहा था। इस खनिज समृद्ध प्रांत की सीमा अफगानिस्तान और ईरान
जान से लगती है। यहाँ आतंकवादी राज्य बलों और विदेशी निवेश तथा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को निशाना बनाते रहते हैं। यह पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ते हुए आतंकी हमलों का एक हिस्सा है। इस्लामाबाद का कहना है कि ये हमले अफगानिस्तान से होते हैं, जहां के अधिकारी लगातार किसी भी संलिप्तता से इनकार करते रहते हैं। पाकिस्तान ने हाल ही के महीने में अफगान क्षेत्र में हवाई हमले किए थे। पाकिस्तान का कहना है कि ये हमले आतंकवादियों को निशाना बनाते हैं, लेकिन तालिबान सरकार के अधिकारियों और संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इन हमलों में दर्जनों नागरिक मारे गए हैं। इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और लापता पुलिसकर्मियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। अगली बड़ी खबर उत्तरकाशी से आ रही है, जहां यमुनोत्री हाईवे पर 10 घंटे के बाद शुरू हुई आवाजाही। लगातार हो रही बारिश के बाद यमुनोत्री धाम जाने वाले मार्गों पर भूस्खलन यानी कि लैंड स्लाइडिंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मंगलवार सुबह की अगर बात की जाए तो पहाड़ी से भारी मलबा और बुलडोजर यमुनोत्री हाईवे पर आ गिरने से मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। करीब 10 घंटे तक यातायात बाधित रहने के बाद हाईवे पर आवाजाही के लिए खोला गया। राष्ट्रीय राजमार्ग की मशीनों ऑपरेटरों की कड़ी मशक्कत से दोपहर करीब 1 बजे हाईवे पर आवाजाही को बहाल किया गया। हाईवे बंद रहने से दोनों ओर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के वाहन घंटों तक जाम में फंसे रहे। वहीं सयाना चट्टी से आगे भी कई स्थानों पर मलबा और पत्थर गिरने से आवाजाही जोखिम भरी बनी हुई है। प्रशासन ने यात्रियों से अत्यधिक सावधानी बरतने को कहा है। दूसरी तरफ पैदल मार्ग पर भी मंगलवार को जानकी चट्टी के निकट पहाड़ी से मलबा आने पर आवाजाही प्रभावित रही है। मार्ग पर मलबा जमा होने से तीर्थ यात्री जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर है। स्थानीय निवासी आशुतोष ने बताया कि मलबा आने के बाद भी लोनेवी की ओर से मार्ग को साफ कराने का काम शुरू नहीं किया गया, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से जल्द मार्ग को सुरक्षित और सुचारू कराने की मांग की है। वहीं संपर्क मार्ग पर भी मलबा आने से आवागमन बाधित हो गया है। क्षेत्रवासियों ने दोनों मार्गों से तत्काल मलबा हटाकर सुरक्षित आवाजाही को बहाल करने के लिए कहा गया है। अगली बड़ी खबर केरल से आ रही है, जहां वायनाड में फिर से बरसा बारिश का कहर। लैंडस्लाइडिंग में 2 की मौत हो गई और कई घायल हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। केरल के वायनाड जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच में एक बार फिर से भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड ने तबाही मचा दी है। कलाडी इलाके में सुरंग निर्माण स्थल के पास हुई लैंडस्लाइडिंग में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल हो गए हैं। हादसे के दौरान मिट्टी और मलबे का तेज बहाव सड़क पर खड़े वाहनों को बहा कर ले गया। घटना में कई वीडियो सामने आ रही है, जिसमें लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। प्रशासन के मुताबिक घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्रभावित परिवारों को राहत शिविरों में सुरक्षित पहुंचाया जा रहा है। एनडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार राहत और बचाव अभियान चला रही हैं। भारी बारिश के कारण बचाव कार्य में मुश्किल आ रही है और लापता लोगों की तलाश जारी है। यह हादसा 2024 की विनाशकारी वायनाड त्रासदी की यादों को ताजा कर रहा है। लगातार हो रही बारिश के बीच में प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और लैंड स्लाइडिंग वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की है। अब बात करते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की। ईरान की जब्त की गई अरबों डॉलर की संपत्ति किन देशों में है, भारत में कितनी है, जानते हैं इस बुलेटिन में। ईरान की विदेशों में फ्रीज की गई संपत्तियां एक बार फिर से चर्चा का विषय बनी हुई हैं। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते के तहत इन फंड्स तक सीमित पहुंच देने पर विचार किया जा रहा है। अनुमान है कि ईरान के 27 अरब डॉलर से लेकर 100 अरब डॉलर से अधिक संपत्तियां अलग अलग देशों में प्रतिबंधों और बैंकिंग पाबंदियों के कारण फंसी हुई हैं। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा चीन, इराक, कतर, भारत और जापान जैसे देशों में रखा हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन फंड्स का कुछ हिस्सा भी जारी होता है तो इससे ईरान की कमजोर अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई और विदेशी मुद्रा संकट को कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि अमेरिकी प्रतिबंध, कानूनी अड़चने और राजनीतिक अनिश्चितता के कारण इन पैसों तक पूरी तरह पहुंच मिलना आसान नहीं होगा। अमेरिका ने भी साफ किया है कि वह ईरान को सीधे धन नहीं देगा, बल्कि निवेश और आर्थिक सहयोग के जरिए मदद पर जोर देगा। आर्थिक जानकारों का कहना है कि केवल फ्रीज फंड्स जारी होने से ईरान की सभी समस्याएं खत्म नहीं होंगी। स्थायी सुधार के लिए आर्थिक सुधार, निवेश बढ़ाना, क्षेत्रीय तनाव कम करने की जरूरत होगी। माहिरों के मुताबिक दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता तभी संभव होगी जब ईरान में निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और राजनीतिक हालात जो है वो सामान्य होंगे।
अगली बड़ी खबर मौसम विभाग से आ रही है, जहां दिल्ली, नोएडा से लेकर राजस्थान तक भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। मानसून खूब बरसेगा, आईएमडी ने जारी किया है रेड अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में मानसून ने दस्तक दे दी है और छमाछम बारिश का दौर भी शुरू हो गया है। मंगलवार को दोपहर से दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में तेज बारिश देखने को मिली। भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने पूरे इलाके में रेड अलर्ट जारी किया है। बारिश के बाद दिल्ली वालों में उमस और गर्मी से कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों तक राजधानी में बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में बारिश और तेज हवाओं को लेकर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के जिला स्तरीय तत्कालिक मौसम पूर्वानुमान के अनुसार उत्तरी दिल्ली के कुछ हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ कई जगहों पर मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश के साथ साथ आंधी तूफान, बिजली कड़कने और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली के बाकी हिस्सों की अगर बात की जाए तो वहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में अधिकांश स्थानों पर मध्यम बारिश के साथ साथ आंधी तूफान, बिजली कड़कने और 50 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली में अगर बात की जाए मंगलवार की, तो मंगलवार को न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि 2 जुलाई के बाद इस महीने का सबसे अधिक न्यूनतम तापमान रहा है। उस दिन शहर में न्यूनतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस था। लोधी रोड मौसम केंद्र से न्यूनतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पालम में 28.3 और आयनगर में 28.6 डिग्री दर्ज किया गया। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी ने निशिकांत दुबे को मानहानि का नोटिस भेजा है। अखिलेश से जुड़ा है मामला। समाजवादी पार्टी ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को मानहानि का नोटिस भेजा है। यह कार्रवाई अयोध्या के कथित चढ़ावा गड़बड़ी मामले के आरोपी टीनू यादव को लेकर सोशल मीडिया पर किए गए दावों के बाद की गई है। इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने निशिकांत दुबे को कथित झूठी पोस्ट हटाने की चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। समाजवादी पार्टी ने नोटिस में निशिकांत दुबे से सोशल मीडिया पोस्ट हटाने, सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। पार्टी का आरोप है कि भाजपा नेताओं ने झूठे दावों के जरिए सपा और उसके पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित व अल्पसंख्यक सामाजिक गठबंधन की छवि को खराब करने की कोशिश की है। पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह विवाद अयोध्या के कथित चढ़ावा गड़बड़ी मामले को लेकर सोशल मीडिया पर खूब बयानबाजी से जुड़ा हुआ है। अब यह मामला राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप से आगे बढ़कर कानूनी लड़ाई का रूप लेता नजर आ रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीति ने सियासी तनाव और बढ़ा दिया है। अगली बड़ी खबर तमिलनाडु से आ रही है, जहां हम सीएम के काम तय नहीं कर सकते, विजय को मुआवजा बांटने से रोकने वाली डीएमके की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई है। तमिलनाडु के करूर में हुए हादसे में 41 लोगों की मौत हो गई। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। डीएमके ने मौजूदा टीवीके सरकार के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। मुख्यमंत्री विजय हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें मुआवजा और नौकरी देने वाले हैं। डीएमके का कहना था कि सीएम विजय को रोकना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से याचिका डाली। डीएमके की याचिका को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम किसी भी मुख्यमंत्री की गतिविधियों को तय नहीं करेंगे। जजों ने डीएमके के वकील से कहा कि वह कोर्ट को राजनीतिक लड़ाई का मंच ना बनाए। अगर सत्ताधारी टीवीके के नेता हादसे को लेकर बयान दे रहे हैं तो डीएमके भी उसके जवाब में बयान दे सकती है। यह लड़ाई कोर्ट के बाहर लड़ी जानी चाहिए। डीएमके ने याचिका दाखिल कर कहा था कि पिछले साल टीवीके की रैली में हुआ हादसे की जांच प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री विजय 41 लोगों की मौत वाले इस हादसे के पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा, सरकारी नौकरी देने के लिए उन्होंने वादा किया है। डीएमके ने इसका विरोध किया। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले साल सितंबर में टीवीके की करूर में एक रैली थी जिसमें भगदड़ मच गई और इस दौरान 41 लोगों की जान चली गई थी। इस घटना की जांच मद्रास हाईकोर्ट ने विशेष जांच दल को सौंप दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच राज्य पुलिस से लेकर सीबीआई के हाथों में दे दी थी। अहम बात यह है कि जांच की निगरानी कोर्ट की एक कमेटी भी कर रही है। मुख्यमंत्री विजय पीड़ित परिवारों से मिलने वाले हैं। अगली बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां मुंबई खतरे का अंदाजा लगा रहा है। कर रहे थे सामान पैक पर चंद घंटों की देरी और उजड़ गया हंसता खेलता परिवार। मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच न्यू मंडला इलाके में एक जर्जर और कथित अवैध 4 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इमारत के मलबे में दबकर एक महिला और 4 बच्चों समेत कई लोगों की मौत हो गई। परिवार को पहले ही इमारत के गिरने की आशंका थी और वो अगले दिन घर बदलने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही ये
हादसा हो गया। हादसे के बाद फायर ब्रिगेड, पुलिस और नगर निगम की टीमों ने रात भर राहत और बचाव अभियान चलाया। नगर निगम ने पारंपरिक जांच में इमारत को अवैध बताया, वहीं पुलिस ने इमारत के मालिक और निर्माण से जुड़े ठेकेदारों को गिरफ्तार करके गैर इरादतन हत्या समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। प्रशासन अब ये जांच कर रहा है कि निर्माण में सुरक्षा नियमों की अनदेखी कैसे हुई। इस हादसे के लिए जिम्मेवार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपसे आने वाली खबरें मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सुरक्षित रहें, हम यही दुआ करते हैं। धन्यवाद जी।